Hello and welcome to Shivi. And today in this video lecture, we are going to cover 100 questions and answers on ethical and professional standards, also known as ethics. तो इसके आगे हम ethics ही बोलेंगे, ethical and professional standards को. Ethics is very important topic in the CFA level 1 examination, and 12 to 15% of questions is being asked on the CFA level 1 examination from this topic of ethics. तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही बच्चों को बोरिंग लगता है ये टॉपिक. तो अगर आपको भी बोरिंग लगता है तो इस मेरे वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक समझो, आपको इंटरेस्ट आएगा. मैं इंटरेस्टिंगली आपको समझाऊंगा भी ये टॉपिक, और 100 क्वेश्चंस एंड आंसर्स करने के बाद ना आपको थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लग जाएगा. एट द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड आपको इंटरेस्ट एथिक्स में आ जाएगा. आप वो सब क्वेश्चंस एंड आंसर सॉल्व करोगे जो कि सीएफए लेवल 1 एग्जाम में आ सकते हैं. जो सब मैं क्वेश्चन एंड आंसर आपको करवाऊंगा, क्या पता आप देखोगे कि डायरेक्टली वही सब सिमिलर उस सीट फॉर्मेट में वही कंटेंट बेस्ड सेम क्वेश्चंस आपको सीएफए लेवल 1 एग्जाम में भी आ रहे हैं. ठीक है ना. 100 क्वेश्चंस बहुत होते हैं. उसके बाद भी मैं एक्स्ट्रा वेबिनार सीरीज कर कर आपको कवर अप कर दूंगा. तो मेरा स्ट्रक्चर क्या होता है ना, मैं पहले कंटेंट पढ़ाता हूँ कि मैंने जैसे अपने एथिक्स के वीडियो लेक्चर्स में हमने सब समझ लिया उसके थ्योरी क्वेश्चंस और किए थ्योरी के रेस्पेक्ट में, लेकिन इस वीडियो सीरीज में मैं सिर्फ क्वेश्चंस एंड आंसर डिस्कस करूंगा एथिक्स के बेस पर. ठीक है. और कोई अगर एथिक्स किसी को बोरिंग लगता है और सोच रहा होगा कि नहीं चलो भाई मैं तो आखिरी में एकदम एथिक्स को करूंगा, अभी मैं ब्रेक लेता हूँ आराम से, बाद बाकी सब इंटरेस्टिंग पार्ट को अपने करते हैं और एथिक्स को लास्ट के लिए छोड़ते हैं. लेकिन आप गलत साबित हो पाओगे अगर आप एथिक्स को लास्ट के लिए छोड़ोगे, बिकॉज एथिक्स कैन मेक यू और ब्रेक यू. ठीक है. वो आपको बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है वो, क्योंकि 15% बहुत ज्यादा मार्क्स होता है. ठीक है ना. और बोरिंग, मैं मानता हूँ कि बहुतों को बोरिंग लग सकता है. इनिशियली मुझे भी बोरिंग लगता था एथिक्स, हालांकि अब नहीं लगता है. अगर आपने हाल फिलहाल में अगर स्कैम देखा हो या वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट के आप फैन हो जॉर्डन बेलफोर्ड के, और आप सोच रहे होगे कि भैया मुझे तो पूरा स्टॉक मार्केट हिला देना है ऊपर से लेकर नीचे तक, स्टॉक में पैसे कमाने हैं, एथिकल एथिक्स से सब क्या जाना है, वो सब जाए तेल लेने, और मुझे तो बस पैसे से मतलब है, फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना है, डायरेक्ट लेवल में जाना है, सीएफओ बनना है, एंजॉय करना है, वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट जैसी लाइफ जीनी है. तो आपके लिए, आप सब जो वो सब सोच रहे हो ना आप लोग, उनके लिए तो वीडियो पर्टिकुलरली है, जो जो जॉर्डन बेलफोर्ड जैसा बनना चाहते हैं. आप लोग तो प्लीज ये वीडियो को देखना, बनना जॉर्डन बेलफोर्ड फ्यूचर में, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपको, मुझे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आपको बनना, आप बनो, वो आपकी लाइफ है, आपका चॉइस है. लेकिन सीएफए लेवल एग्जामिनेशन को निकालने के लिए जो सब एथिकल नॉलेज जरूरत है, एटलीस्ट उसको आप जान लो. ठीक है ना. उसको आप जान लोगे तो आप एथिक्स के 15% को स्कोर कर पाओगे. उससे क्या होगा ना, आपको ईजी हो जाएगा. एथिक्स निकाल लो, सीएफए लेवल 1 निकाल लो, उसके बाद जॉर्डन बेलफोर्ड बनो, आप जो बनना है आपको बनो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. लेकिन 100 क्वेश्चंस एंड आंसर अपने इस पर देखते हैं सीएफए लेवल 1 एग्जामिनेशन पर. आपको एंजॉय होगा, आपको अच्छा लगेगा. अब अपने आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको. ठीक है. तो चलिए अब हम सॉल्व करेंगे क्विकली 100 क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक ऑफ एथिक्स. आप सब रेडी हो मेरे रूल्स? मैं अपने स्टूडेंट्स को कभी कभी रूल्स भी बोलता है, इसलिए माइंड मत करना. ठीक है ना. तो अपने चलते और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. So first questions में, since the 2008 financial crisis, ethics in the financial profession has been a much discussed topic. जैसे कि मैं बता रहा था 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस क्या था, मॉर्गेज क्राइसिस था, और दी हाउसिंग क्राइसिस था 2008 का. 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था वो हाउसिंग क्राइसिस था, ये मॉर्गेज क्राइसिस था जो कि यूएस में बिगिन हुआ था. उसके बाद से एथिक्स की चर्चा बढ़ गई थी. और फिर क्या लिखा हुआ, मोस्ट पीपल कंसीव ऑफ एथिकल बिहेवियर एज सिंपली डूइंग द राइट थिंग, बट दैट इज ऑफन मच हार्डर देन इट साउंड्स. For one, in the investment profession, a character holder can be serving many stakeholders. That is, people who have interest in the charter holder's performance as an advisor, manager, researcher, or analyst. What do you think some of these stakeholders might be? तो देखिए सीएफए के जो एग्जाम होता है ना, बहुत ही प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस एथिक्स से वो पूछते हैं, जो कि रियल वर्ल्ड में डायरेक्टली अप्लाई हो सकता है. तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद में एथिक्स के बारे में चर्चा बढ़ गई थी और लोग सोचने लग गए थे कि एथिक्स सिर्फ वो चीज है कि डूइंग द राइट थिंग, सिर्फ सही चीज करना ही एथिकल होता है. लेकिन ऐसा नहीं था इस क्वेश्चन के हिसाब से. इस क्वेश्चन ये भी कहता है कि इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन में एक चार्टर्ड होल्डर बहुत सारे लोगों को सर्व कर सकता है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को सर्व करता है, जिसका इंटरेस्ट चार्टर्ड होल्डर्स के परफॉर्मेंस एज एन एडवाइजर, मैनेजर, रिसर्चर और एन एनालिस्ट. आप ये सब रोल में बैठ सकते हो सीएफए एग्जाम निकालने के बाद.
तो जो आपका एथिक होगा, एथिकल बिहेवियर होगा, वो काफी सारे स्टेक होल्डर्स को सर्व करेगा। तो इसमें से लिखा गया हु डू यू थिंक सम ऑफ द स्टेक होल्डर्स माइट बी। तो इसमें से कोई जो स्टेक होल्डर्स है वो कौन हो सकता है? अगर आप एडवाइजर हो, फाइनेंशियल एडवाइजर हो, अगर आप फाइनेंशियल मैनेजर हो, आप फाइनेंशियल रिसर्चर हो या फाइनेंशियल एनालिस्ट हो, तो आपके हिसाब से आप किसको सर्व करोगे? ठीक है, तो ऑप्शन है क्लाइंट्स, मार्केट्स, एम्प्लॉयर्स। तो इसमें से बेस्ट कौन सा है? गेस करिए आप लोग। जिसने क्लाइंट्स गेस्ट किया है, मैं बोलना चाहूंगा कि आप सही हो। क्लाइंट इज द आंसर। और क्लाइंट, अगर आप फाइनेंशियल एडवाइजर, मैनेजर और रिसर्चर या एनालिस्ट हो, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर आपकी क्लाइंट होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन। हाउ डू यू थिंक मल्टीपल स्टेक होल्डर्स कुड मेक एथिकल बिहेवियर डिफिकल्ट? एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाउ डू यू थिंक, आपको कैसे लगता है कि मल्टीपल स्टेक होल्डर्स आपके जो एथिकल बिहेवियर को मुश्किल बना सकते हैं, कि आप मजबूर ना हो अनएथिकल काम करने के लिए? ठीक है, तो पहला है दे, इसमें दे होना चाहिए, दे ऑल हैव, ये द लिखा हुआ है, इसमें दे होना चाहिए। दे ऑल हैव competing interest, they all compensate the chartered holder, they all have legal constraints or claims on the chartered holders behavior। तो पहला क्या बोला गया? दे ऑल हैव competing interest। हर एक क्लाइंट का, आपका हर एक स्टेक होल्डर का आपका अपना इंटरेस्ट होगा, सही है। दे ऑल कंपेंसेट द चार्टर्ड होल्डर, ये भी सही है। दे ऑल हैव लीगल कंस्ट्रेंट्स और क्लेम इन द चार्टर्ड होल्डर्स बिहेवियर, है तो ये भी सही। लेकिन जो डिफिकल्ट आपको बनाएगा वो होगा इंटरेस्ट। वो सब का अगर इंटरेस्ट अलाइन कर जाता है एक दूसरे के साथ, अगर एक दूसरे के साथ अलाइन कर जाता है, तब बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपका जॉब। कि सपोज करो कि आपके पास कोई क्लाइंट है ए, बी और सी, ठीक है, आप उनके चार्टर्ड होल्डर हो, सीएफए हो आप उनके। तो मान लो तीनों का इंटरेस्ट एक्स है, तीनों का इंटरेस्ट एक्स है। तो तीनों का अगर इंटरेस्ट एक ही टॉपिक होगा या एक ही सब्जेक्ट होगा, तब बड़ा दिक्कत हो जाएगा। आप समझो 3 लड़के और उनका इंटरेस्ट एक ही लड़की पर आ गया, तब तो बड़ा दिक्कत हो गया। आप मान लो एक तीनों के दोस्त हो, आप तीनों के आप दोस्त हो और तीनों जन को एक ही लड़की पसंद है, तो वो कंफ्यूज हो जाओगे आप कि किसको सजेस्ट करूं, कि हाँ अब तू उसके पीछे जा या तू इसके पीछे जा या वो उसके पीछे जाए। तो भला ही आपको तीनों पैसे दे दे, लेकिन अगर आपको तीनों दोस्त को एक ही लड़की के पीछे जाना है तो आप सजेस्ट नहीं कर पाओगे। वो इसी टाइप का आप समझना कि ये क्वेश्चन था। आई होप कि आपको इंटरेस्ट ऑफ एथिक्स में आ रहा हो। मैं आगे भी इसी टाइप के रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देते चले जाऊंगा, ठीक है, कि जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे एथिक्स के टॉपिक में। और अगर आप ये वीडियो को YouTube में देख रहे हो, जो सब ये वीडियो को YouTube में देख रहे हैं, क्योंकि मेरा ये तो लेक्चर सीरीज है और इसी का कुछ हिस्सा YouTube में भी जाता है आपका, तो अगर आप YouTube में इसको देख रहे हो और अगर आपको पसंद आ रहा हो ये वीडियो, तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए हमारे शिवी YouTube चैनल को। और इवन यू कैन गो टू द गूगल प्ले स्टोर एंड डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन बताता है हमारा, एक सेकेंड। To provide guidance to the investment professions, CFA Institute has created the Code of Ethics and Standards of Professional Conducts, the Code and Standards, okay? तो CFA Institute ने Code of Ethics and Standards of Professional Conduct प्रोवाइड किया हुआ है। What do you think makes something like the Code and Standards invaluable? तो आपको क्या लगता है कि ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कम्युनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स लोग के लिए? ठीक है, जो कोड एंड स्टैंडर्ड्स होता है, जो कि सीएफए इंस्टीट्यूट ने सर्टेन कोड्स और स्टैंडर्ड्स बना कर रखे हुए हैं इस कम्युनिटी के लिए, सीएफए कम्युनिटी के लिए। तो क्यों लगता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स की कम्युनिटी के लिए? तो पहला इसमें दिया हुआ ऑप्शन, इट प्रिस्क्राइब्स बिहेवियर फॉर ऑल सर्कमस्टेंसेस। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि बिहेवियर, जितने भी अलग अलग टाइप के सर्कमस्टेंसेस होंगे उसके लिए बिहेवियर प्रोवाइड किया हुआ है। ये कुछ वेग सा ऑप्शन है, कुछ क्लियर नहीं है इसमें। इट रिप्लेसेस मोर डिस्ट्रिक्टिव लोकल लॉज एंड रेगुलेशन। इसमें बोला गया इट रिप्लेसेस मोर डिस्ट्रिक्टिव लोकल लॉज एंड रेगुलेशन। ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप देखो, लोकल लॉज एंड रेगुलेशन हमेशा गवर्नमेंट के हाथ में होता है, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, गवर्नमेंट के हाथ में हमेशा आपका लोकल लॉज एंड रेगुलेशंस होता है। और लोकल लॉज एंड रेगुलेशंस को सीएफए इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड्स और प्रोफेशनल कंडक्ट रेगुलेट नहीं कर सकते उसको किसी भी हाल में। अपने थर्ड ऑप्शन में जाते हैं। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क एंड गाइडेंस फॉर एथिकल चॉइसेस।
इट प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क एंड गाइडेंस फॉर एथिकल चॉइसेस, जो कि बिल्कुल सही है, यही हमारा आंसर है, आंसर हमारा सी है, क्योंकि वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसमें कि गाइडेंस रहता है एथिकल चॉइसेस के लिए। एथिक चॉइस है तो सिंपल सा था कि याद रखना कि एथिकल चॉइसेस के लिए प्रोवाइड करता है, लेकिन फ्रेमवर्क देता है और गाइडेंस देता है, वो आपको लॉ को रेगुलेट नहीं कर सकता, सीएफए इंस्टीट्यूट के जो कोड एंड स्टैंडर्ड्स है। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप सिंपली वे में सोचो ना कि अगर लॉ और रेगुलेशन, लॉस और रेगुलेशन को गवर्नमेंट रेगुलेट करता है, ठीक है, आप कल को तो अपने मोदी जी को चलकर बोल नहीं सकते कि आप ये लॉ चेंज कर दो क्योंकि हमारा सीएफए इंस्टीट्यूट बुक में लिखा हुआ है, ऐसा करना एकदम ठीक ही नहीं होगा। और मोदी जी अब तक के बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है भाई मेरे नजरिया में, तो वो अपने से उनका लॉज एंड रेगुलेशन मुझे तो बड़ा पसंद आता है। अब चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, आप इंपॉर्टेंट नोट्स अपने पॉइंट्स अपने देखते हैं। CFA Institute requires that members, candidates and chartered holders adhere to the code of ethics and standards of behavior, the code and standards। तो पिछले क्वेश्चन में हमने कहा था, इस पॉइंट को अब याद रखना, ठीक है ना। इसमें ये भी याद रखना कि लोकल लॉज एंड लॉज को रेगुलेट नहीं किया जा सकता इस कोड एंड एथिक्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर के थ्रू, ठीक है। और फिर एथिकल कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज व्हेन स्टेक होल्डर्स इन इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट इंक्लूडिंग द चार्टर्ड होल्डर्स। अपने जैसे मैंने कहा था कि आपके अगर कोई दोस्त हो, आप उसके चार्टर्ड होल्डर हो, आपका कोई दूसरा दोस्त है, दोस्त इन द सेंस मैं बोलना चाहता हूँ क्लाइंट इज इक्विवेलेंट टू क्लाइंट, ठीक है ना। जो फ्रेंड्स में भी इस एग्जांपल में आपको बोल रहा हूँ, दोस्त मतलब क्लाइंट पकड़िएगा आप, ठीक है, दोस्त मतलब क्लाइंट होता है आपका। तो आपके पास दो क्लाइंट है और दोनों का एक ही इंटरेस्ट है, क्या पता आपका खुद का इंटरेस्ट उसी में अलाइन हो, तो स्टेक होल्डर्स जो इंटरेस्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है। तो द कोड एंड स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन एथिकल डिसीजन मेकिंग टू इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोफेशन एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द मार्केट्स। तो जो हमारा सीएफए इंस्टीट्यूट है ये कोड एंड स्टैंडर्ड्स भी प्रोवाइड करता है, हमने इसके बारे में डिस्कस किया था हमारे लेक्चर सीरीज में जब मैं आपको पूरा डिटेल समझा रहा था कोड ऑफ एथिक्स एंड स्टैंडर्ड्स के बारे में, तो आप उसको जाकर प्लीज रेफर करना, ठीक है, मैं फिर से डिटेल अब समझाऊंगा नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन, एथिकल कंडक्ट मोस्ट लाइकली, ethical conduct most likely follows only laws and regulations, ranks conflicting duties to stakeholders, balances consequences of actions for stakeholders। तो ethical conduct most likely इसमें बोला, ठीक है, most बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, क्या करेगा, follows only laws and regulation, अरे वो तो सब करते हैं तो ऐसा कुछ खास नहीं है। ranks conflicting duties to stakeholders वेग है। balances, इसमें जो वर्ड है ना balances बहुत इंपॉर्टेंट है, balances consequences of actions for stakeholders, आपका यही आंसर है इसका, इजी है, थ्योरी में हमने डिस्कस भी किया था। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कहता है कि स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट आर मोस्ट लाइकली, फिर से मोस्ट लाइकली पूछा है इसमें, डिजाइन टू एनहांस अ कोड ऑफ एथिक्स बाय प्रोवाइडिंग, नंबर ए बोल रहा है प्रिस्क्राइब पनिशमेंट फॉर कोड वायोलेशंस, नंबर बी है री इन्फोर्समेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड रेगुलेशंस, नंबर थ्री है बेंचमार्क्स फॉर मिनिमली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट आर मोस्ट लाइकली डिजाइन टू एनहांस अ कोड ऑफ एथिक्स बाय प्रोवाइडिंग प्रिस्क्राइब पनिशमेंट फॉर कोड वायलेशंस। ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जा रहा है, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है हमारा, हालांकि होता है लेकिन मोस्ट लाइकली नहीं है ये। री इन्फोर्समेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड रेगुलेशन, बार बार मैंने कहा, आप जहां भी ऑप्शन देखोगे ना, री इन्फोर्स या चेंज या रेगुलेट ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है ही नहीं ऑप्शन में। और सीएफए का ये बहुत ही कॉमन ऑप्शन चॉइस है, लॉज एंड रेगुलेशन को रेगुलेट करना या री इन्फोर्समेंट करना इस टाइप का, तो आप देखते ही इसको कैंसिल कर देना और आगे बढ़ जाना। और सी है बेंचमार्क्स फॉर मिनिमली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, जो कि आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें एक लाइन में और ऐड करना चाहता हूँ जो कि हमने थ्योरी में भी पढ़ा था, लेकिन मैं फिर से इसमें बता देना चाहता हूँ कि स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट जो है हमारा, स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट जो है हमारा are designed to provide benchmark for minimally acceptable behavior, ठीक है। members may surpass that benchmark, members may surpass that benchmark but not fall short, ठीक है। ये एक कोड ऑफ स्टैंडर्ड्स में हमने डिस्कस किया था थ्योरी में, तो इस एक लाइन को याद रखिएगा एक्स्ट्रा। आगे बढ़ते हैं। Question 6. Suppose you are approached by a client who has been experiencing hard times at his store. He tells you that things haven't been going well.
but he doesn't know why or even how bad things are. He thinks statistics may help him out. You check the definition of statistics and find that the term refers to two general topics. The first topic is measures such as averages or even more generally data, and the second topic is the methods used to evaluate data. Using this definition, what do you think is unlikely to be considered statistics? तो सिंपल क्वेश्चन है, सपोज यू आर अप्रोच बाय क्लाइंट, आपका एक क्लाइंट या आपका दोस्त जैसे मैं बोलता हूँ, ठीक है, आपका एक क्लाइंट आपके पास वो आता है क्योंकि वो हार्ड टाइम एक्सपीरियंस कर रहा है अपने दुकान में, स्टोर में, और वो आकर आपको कहता है कि मेरा दुकान सही से चल रहा नहीं है, और उसके हिसाब से स्टैटिस्टिक्स या नंबर्स उसको हेल्प कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स को जनरली दो टॉपिक्स के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट आपका होता है एवरेजेस, आप समझ लो फर्स्ट है डेटा, और सेकेंड है मेथड जिससे कि वो डेटा को इवेल्युएट किया जा सकता है। तो यूजिंग दिस डेफिनेशन जो कि अपने समझा डेटा और हाउ टू इवेल्युएट डेटा, व्हाट डू यू थिंक इज अनलाइकली टू बी कंसिडर्ड स्टैटिस्टिक्स? तो आपके हिसाब से स्टैटिस्टिक्स क्या नहीं होना चाहिए? तो एवरेज सेल्स फिगर ऊपर ही हमने यहाँ पर पढ़ा भाई, स्टैटिस्टिक्स में एवरेजेस होता है, तो ये ऑप्शन गलत है, मतलब इसमें अनलाइकली पूछा है, ठीक है ना, ध्यान रखना, अनलाइकली, लाइकली नहीं पूछा, लाइकली पूछा होता तो एवरेजेस सही होता। आइडेंटिफाइड ऑपरेशनल सिनर्जीज, इसको हम अभी रहने देते हैं, अगला में जाते हैं। मेजरमेंट टेक्निक फॉर कस्टमर प्रेफरेंस, ये स्टैटिस्टिक मेजरमेंट टेक्निक होता है, तो हमारा ये होता है, तो मतलब ये आंसर ये भी गलत हो जाएगा, आंसर बी हो गया, आंसर हमारा बी हो गया। आइडेंटिफाई ऑपरेशनल सिनर्जीज, ये आपका स्टैटिस्टिक्स का काम नहीं है, एवरेज निकालना स्टैटिस्टिक्स का काम है और मेजर करना स्टैटिस्टिक्स का काम होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7, सपोज यू आर लुकिंग एट हिस्टोरिकल स्टॉक रिटर्न्स फॉर ऑल यूएस फर्म्स। तो मेरे रूल्स, मेरे जॉर्डन बेलफोर्ट स्टॉक रिटर्न्स के रिस्पेक्ट में क्वेश्चंस आ गया है, ठीक है ना। वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट, लियोनार्डो डिकैप्रियो यॉट में पैसे उड़ा रहे, आपने देखा होगा। आई जस्ट लव लियो, उसका एक्टिंग गजब की होती है आपकी हर एक पिक्चर में, ब्लड डायमंड से लेकर टाइटैनिक से लेकर। आई एम अ फैन ऑफ लियो, ठीक है, माइंड मत करना अगर कोई टॉम क्रूज या किसी और का फैन हो। तो सपोज यू आर लुकिंग एट हिस्टोरिकल स्टॉक रिटर्न्स फॉर ऑल यूएस फर्म्स फॉर द लास्ट 50 years. You have a lot of data and think that statistics can help you make sense of it. Which of the following is most likely something you could do to help summarize the data in a meaningful way? तो क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज यू आर लुकिंग एट आप हिस्टोरिकल स्टॉक रिटर्न्स फॉर ऑल यूएस फर्म, जितने भी यूएस फर्म, यूएस में कंपनीज है पब्लिकली लिस्टेड है, आप उसका हिस्टोरिकल रिटर्न देख लो लास्ट 50 years का। तो आपके पास बहुत सारा डेटा हो गया, और आपके हिसाब से स्टैटिस्टिक्स आपको हेल्प कर सकता है समझने के लिए कि रिलेशनशिप क्या है इस डेटा के बीच में। मतलब स्टैटिस्टिक्स के थ्रू आप समझोगे कि जो 50 years में क्या चल रहा है स्टॉक मार्केट में, कंपनीज में, यूएस फर्म्स की। तो आपके हिसाब से विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली, इसमें मोस्ट लाइकली पूछा गया समथिंग यू कुड डू टू हेल्प समराइज द डेटा इन अ मीनिंगफुल वे। तो आप ऐसा क्या कर सकते हो कि जिससे कि आप समराइज कर सकते हो ये डेटा को मीनिंगफुल वे में, मतलब कोई सेंस बने इसका, ठीक है ना, ऐसा वे में इसको समराइज करना है कि कोई सेंस बने। तो पहला ऑप्शन लिखा क्रिएट अ फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट 50 years ऑफ रिटर्न, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, आगे बढ़ते हैं अभी एक बार के लिए अपने। कंबाइन द डेटा विद अनदर सेट ऑफ डेटा ऑन यूएस इन्फ्लेशन, ठीक है, कैलकुलेट द एवरेज रिटर्न फॉर ऑल फर्म्स ओवर द 50 पीरियड। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, ऑप्शन ए पढ़ते हैं या ऑप्शन बी पढ़ते हैं, ऑप्शन सी पढ़ते ही नहीं, उनके हिसाब से ऑप्शन बी सही होता है, तो ऑप्शन बी को ही चूज कर आगे बढ़ जाते हैं, या ऑप्शन ए को चूज कर आगे बढ़ जाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन हर एक बच्चों से कि एटलीस्ट आप हर एक क्वेश्चन, हर एक ऑप्शन को आप रीड करना, ठीक है। आपके हिसाब से वो ए सही हो सकता है या बी सही हो सकता है, लेकिन आंसर सी में छुपा हुआ हो, ये तो अपने जानते नहीं ना कि सी में क्या पता मोस्ट लाइकली, अपने यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है मोस्ट लाइकली, लाइकली और मोस्ट लाइकली में अंतर होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन सी में लिखा कैलकुलेट एवरेज, जहां भी आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे, स्टैटिस्टिक्स रेस्पेक्ट में क्वेश्चन देखोगे, तो हमने पिछले क्वेश्चंस में भी पढ़ा एवरेज होता है, मेजरमेंट होता है, तो आप समझ जाना कि रिलेट कर रहा है ये ऑप्शन उससे। तो कैलकुलेट द एवरेज रिटर्न फॉर ऑल द फर्म्स ओवर द 50 पीरियड, ये सही है, बिल्कुल आंसर यही होगा आपका। ये क्रिएट अ फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर स्टैटिस्टिक्स, जो मेरे स्टैटिस्टिशियन स्टूडेंट्स बैठे हुए यहाँ पर जो आईटी में काम कर चुके हैं, उनको लगेगा कि अपने तो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, आर होती है आपकी, फिर आईबीएम का एसपीएसएस होता है,
ये सब सॉफ्टवेयर में क्या होता है ना, जो स्टैटिस्टिशियन होते हैं, जो डेटा एनालिस्ट होते हैं, वो ये सब सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं हिस्टोरिकल स्टॉक रिटर्न्स को फोरकास्ट करने के लिए, फ्यूचर रिटर्न्स को। तो जो पहला ऑप्शन है वो स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन वो सीएफए के रिस्पेक्ट में इतना आपका वो नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सीएफए के रिस्पेक्ट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सीएफए के रिस्पेक्ट में मोस्ट लाइकली कैलकुलेट द एवरेज रिटर्न फॉर ऑल फर्म्स ओवर द 50 पीरियड होता है। इसलिए कोई डेटा एनालिस्ट ये वीडियो को सुन रहा होगा तो आप प्लीज अपने नॉलेज को, मुझे मालूम है कि आपको इंटीमेट करेगा कि अरे यार आईबीएम एसपीएसएस ये सबसे हम फोरकास्ट तो कर सकते हैं डेफिनेटली, तो पहला ऑप्शन क्यों नहीं है। तो लेकिन अपने को सीएफए लेवल 1 के स्टैंडर्ड के हिसाब से बढ़ना है, तो जिसके स्टैंडर्ड के हिसाब से ऑप्शन सी हमें आंसर में चूज करना है, ठीक है। और फोरकास्टिंग, अगर आप डेटा एनालिस्ट हो भी तो आपको भी मालूम है कि फोरकास्टिंग के लिए बहुत कुछ लगता है फिर, ठीक है। अब मैं इतना डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ, नहीं तो फिर ये टॉपिक कहीं और चला जाएगा। बाद में कभी एक मैं अलग से वीडियो में आपको समझाऊंगा कि फोरकास्टिंग कैसे किया जाता है, फाइनेंशियल मॉडल्स कैसे बनाया जाता है, वो वीडियो में अलग से आप लोगों को समझा दूंगा कि फाइनेंशियल मॉडलिंग कैसे की जाती है, प्रेडिक्शंस कैसे किया जाता है आपका वाया एक्सेल और आईबीएम एसपीएसएस और वाया आर स्टूडियो। ओके, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 8 को पढ़ते हैं अपने। Question 8 states descriptive statistics includes graphical representations of data including figures and tables, as well as common statistical measures such as mean, median, standard deviations, and others. If you have data that includes all analyst earnings estimates for a major corporation for the next quarter, which of the following is an example of descriptive statistics for this data? तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है हमारा? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड्स करता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा, जिसमें कि फिगर्स, टेबल्स और कॉमन स्टैटिस्टिकल मेजर्स सच एज मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डिविएशंस, मोड और अदर्स प्रोवाइडेड होते हैं आपका, ठीक है। तो आपके पास इफ यू हैव डेटा दैट इंक्लूड्स ऑल एनालिस्ट अर्निंग्स एस्टिमेट्स फॉर अ मेजर कॉर्पोरेशंस फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, तो आपके पास डेटा है एनालिस्ट अर्निंग्स एस्टिमेट का अगले क्वार्टर का। तो आप देखते होंगे कि जो एनालिस्ट होते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, वो अर्निंग्स एस्टिमेट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बड़ी अलग अलग कॉर्पोरेशन के लिए। तो आप सपोज करो कल को इन्फोसिस का रिजल्ट आने वाला है 2 दिन बाद, तो आप देखना अलग अलग जितने भी हमारा फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स टाइम्स हो गया, जो भी हो गया, तो उसमें एस्टिमेट्स आने लग जाता है एनालिस्ट के थ्रू, जिसमें कि बोलते हैं कि EBITDA आपका इतना % इंक्रीज कर रहा है, ईयर ऑन ईयर मार्जिन सपोज 5% इंक्रीमेंट है इन्फोसिस के रिस्पेक्ट में। तो वही डेटा आपके पास है हर एक एनालिस्ट का, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फॉर दिस डेटा? तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इस डेटा में कौन सा हो सकता है? तो अपने तीनों ऑप्शन पहले शांति से पढ़ते हैं। अ रिपोर्ट ऑन द इकोनॉमी, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, इसको गलत हटा दो। द एवरेज अर्निंग्स फोरकास्ट ऑफ द एनालिस्ट, एवरेज वर्ड है, स्टैटिस्टिक्स वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है, मैंने कहा था ना, तो इस ऑप्शन को अपने रखेंगे। A statement from the CEO about the corporate earnings, इसका भी कोई मतलब नहीं बन रहा। स्टेटमेंट्स हमें क्या करना है, स्टैटिस्टिक्स कहाँ आ रहा है इसमें, ठीक है। तो the average earnings forecast of the analyst, आंसर आपका यही होगा। अब देख रहे हो एथिक्स कितना सिंपल है, कितना इजी है आपका। स्टैटिस्टिक्स एवरेज याद रखना है, टेबल्स याद करनी है, मेजरमेंट फॉर्म ये होता है, बस अपने को यही सब याद रखना है, गिना चुना 2-3 तो वर्ड यूज करना, और ये सब जो ऑप्शंस होते हैं, बाद बाकी ऑप्शंस बहुत ही बकवास होते हैं, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये ऑप्शन है ही नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं है, अपना यही ऑप्शन है, जैसे इस क्वेश्चन में भी किया, या जैसे इस क्वेश्चन में भी हमने एवरेज को देखा, ठीक है। क्वेश्चन 9, तो क्वेश्चन 9 इज सेइंग देन हैविंग वेरियस इंफॉर्मेशन लाइक दिस, ये क्वेश्चन 8 से रिलेटेड है, ऑन पास्ट डेटा माइट हेल्प यू डिसाइड व्हाट विल हैपन नेक्स्ट यूजिंग डेटा टू फोरकास्ट, और प्रेडिक्शन इज कॉल्ड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो फोरकास्ट या प्रेडिक्शन को हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है, स्टैट्स लिख दिया मैंने। What might be a good example of inferential statistics? पहला ऑप्शन कहता है कि the past revenue growth for a corporation over the last 10 years. Past revenue growth ये सिर्फ डेटा बता रहा है आपको, ऐसा कुछ प्रेडिक्शन के बारे में कह रहा नहीं है। The average earnings per share for a corporation over the last 10 years, again डेटा, ठीक है। The expected, देखो इसमें expected word यूज हुआ है, earnings of a corporation over the next year मतलब forecast based on past earnings। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड सीएफए के एग्जाम में एथिक्स में, और वो पूछता है कि क्या होगा, तो ये जो दोनों ऑप्शन आप देख रहे हो ना, ये सिर्फ डेटा प्रोवाइड कर रहा है, तो अपने इसको क्या क्या बताएंगे बताओ? लास्ट क्वेश्चन में अपने क्या बढ़ा था? 1 सेकेंड आप सोचो।
ये है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, हमने पढ़ा था डिस्क्रिप्टिव। पहला दो ऑप्शन आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। ये देखो, हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ रहे थे ना यार, डिस्क्रिप्टिव में हाइलाइटर से हाईलाइट कर देता हूँ, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो क्वेश्चन 8 डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स था आपका, क्वेश्चन 9 इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, जो कि फोरकास्टिंग और प्रेडिक्शन रिलेटेड होता है आपका इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं हम। द टर्म स्टैटिस्टिक्स में रिफर टू इधर डेटा और मेथड्स, जैसे कि हमने बताया था, इधर डेटा और मेथड्स दोनों को किया जा सकता है। डेटा मतलब डिस्क्रिप्टिव, मेथड्स आपका इन्फ्रेंशियल, फ्यूचर फोरकास्टिंग है सब। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स रिफर्स टू हाउ टू समराइज डेटा इन अ मीनिंगफुल वे, डेटा को कैसे हम समराइज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस इन्वॉल्व्स मेकिंग प्रेडिक्शंस एंड जनरल जजमेंट्स बेस्ड ऑन द अवेलेबल डेटा। तो जैसे मैंने आपको पिछले में भी बताया, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस दोनों एक ही चीज हो गई आपकी। वो प्रेडिक्शंस इन्वॉल्व करता है और जनरल जजमेंट्स इन्वॉल्व करता है बेस्ड ऑन द अवेलेबल डेटा। तो आपको अब इजीली याद हो गया होगा अब तक हमने जितने भी एथिक्स के टॉपिक कवर किया है, जो अब तक क्वेश्चन 9 और उसके बाद किया, आप देखना कि आपको ये सब क्वेश्चन करते करते आपको याद ही हो गया। इनफैक्ट आप थ्योरी में कम भी ध्यान लगाओगे और ये सब क्वेश्चंस एंड आंसर्स में आप ज्यादा ध्यान लगाओगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ज्यादा याद लगाओगे ना, ध्यान लगाओगे, तो आपका निकल जाएगा एथिक्स का पार्ट सीएफए के एग्जाम में, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एथिक्स के। जितने भी मैंने थ्योरी कवर किया था सबको मैं कवर करूंगा अभी इसी क्वेश्चंस और इसी आंसर्स के फॉरवर्ड में, कि आपको मेमोराइज भी होते चला जाएगा साथ साथ। इस वे में, जिस वे में आपको मैं क्वेश्चंस एंड आंसर याद कर रहा हूँ, आपको खुद भी होगा कि जैसे हमने इसमें देखा कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हम देखेंगे एक्सपेक्टेड अर्निंग्स या फोरकास्टिंग, इसमें डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है, तो एवरेजेस वर्ड यूज किया जाता है स्टैटिस्टिक्स में। सब स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था, क्लाइंट स्टेक होल्डर्स को कैसे इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है। तो ये सब जितने भी क्वेश्चन आंसर है ना, ये सब जो अपने सॉल्व कर रहे हैं, उससे आपको याद भी होते चला जा रहा होगा अब तक, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन 10 देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्वेश्चन एंड आंसर 100 तक करेंगे, ठीक है। स्टे ट्यून, होल्ड करना टाइट, अपने आप पॉज भी कर सकते हो, थोड़ा ब्रेक भी ले सकते हो, खाना पीना चाय भी पी सकते हो, ला सकते हो, फिर से कंटिन्यू कर सकते हो वीडियो को। और कुछ भी डाउट रहा तो डाउट क्लास में हम सॉल्व कर लेंगे। और अगर बाई चांस, मैं फिर से बोलूंगा, अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को हमारे, शेयर करना, या गूगल प्ले मोबाइल ऐप से हमारे ऐप को डाउनलोड करना। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डू क्वेश्चन 10। फुल वीडियो एक्सेस करने के लिए शिवी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से। लिंक इज प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन।